नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस मैगजीन की, वो है कुरुक्षेत्र मैगजीन। और संस्कृति आईएएस की जो अप्रैल महीने की मैगजीन है, उसी में इस मैगजीन के प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर हम आज बात करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनकी समरी देखने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन पर अगर आपके आगामी वर्षों में, आगामी परीक्षाओं में अगर इस पर आधारित मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे दे सकते हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड का जो पहला आर्टिकल है वो लेते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 विकास के विभिन्न आयाम। इस शीर्षक के साथ ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था और इस पर प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, एक अभ्यास प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। प्रश्न सीधे ऐसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 विकास के जो विभिन्न आयाम हैं उन पर चर्चा करिए। ठीक है, सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। बजट एट ए ग्लांस अगर आपको पूरा पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर एक फ्रेम में रखकर दे सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए, तो खास तौर पे जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 आया उसमें वैश्विक जो भी विनिर्माण मंदी है उसके बीच भारत की जो स्थिर आर्थिक वृद्धि है उस पर खास तौर पे फोकस किया गया था, प्रकाश डाला गया था। जबकि केंद्रीय बजट जो 2025-26 आया तो वो भी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुरूप ही दिखा, जिसमें वैश्विक विनिर्माण मंदी जो यूरोप और एशिया में थी और आपूर्ति जो श्रृंखला है, चेन जो सप्लाई चेन है, उसके व्यवधानों के बीच में जो पूरा एक तरह से लचीले जो विकास है उन पर जोर दिया गया था। और ये जो वर्ष 2047 है, एक टारगेट है भारत का कि विकसित भारत बनने का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए खास तौर पे जो ग्रामीण विकास है, कौन सा, तो जो रूरल डेवलपमेंट है, आप बात करिए तो जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर बात की गई है। इसके अलावा देखेंगे तो जो कृषि है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, आप देखेंगे जो अपने देश में एक बड़ा ही प्रारंभिक स्तर में देखें आज़ादी के बाद तो ये बड़ा ही अहम था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो कह सकते हैं प्राथमिकता है वो कम हुई है, इसका विस्तार विकास भी कम हुआ है। लेकिन अब कृषि के समावेशी विकास पर, कृषि के किस पर, समावेशी विकास पर खास तौर पे इस बार का जो बजट है उसमें फोकस किया गया। इस कारण से भी ये चर्चा में है। विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो भारत को एक तरह से देखें तो संधानी और समानता के साथ एक जो वैश्विक आर्थिक महाशक्ति है वो बनाने पर है। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर ये प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें भूमिका के संदर्भ में ये बेसिक बातें आप कोट कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ अन्य बातों की बात करें, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विभिन्न जो इसके आयाम हैं वो क्या हैं, तो उनके महत्वपूर्ण जो की पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो लक्ष्य हैं उन पर हम ध्यान देंगे। तो आवंटन में वृद्धि और विकास को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया गया है। इसके बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे देखिए, 2024-25 के 47.16 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की जो अपेक्षा है वो 2025-26 का जो बजट अनुमान है उसका कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए है। इसमें प्रभावी जो पूंजीकरण व्यय है वो 15.48 लाख करोड़ रुपए है। विकसित भारत जो 2047 है उसका जो विजन है, बुनियादी जो ढांचा है, सामाजिक जो कल्याण है, आर्थिक सुधारों के माध्यम से सतत समावेशी संधानी जो विकास है उसको प्राथमिकता दी गई है। और इस बार के बजट में ग्रामीण विकास का जो आवंटन है वो केवल 1.87 लाख करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2024-25 से 5.75% की वृद्धि दर्शाता है। इस तरह की बेसिक बातें इसमें दर्शाई गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रवार जो आवंटन और जो प्राथमिकता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कौशल विकास, उद्यमिता को विगत वर्ष के बजट अनुमान की अपेक्षा इस बार 35% की वृद्धि के साथ प्राथमिकता सूची के सबसे ऊपर है। प्राथमिकता वाले अन्य जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें ग्रामीण जो विकास है वो 5.7% की वृद्धि दर्शाया गया है। MSME
में 4.7% की वृद्धि दर्शाई गई है। कृषि और किसान जो कल्याण और महिला बाल विकास है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। खाद्य उर्वरक जो सब्सिडी है, ग्रामीण विकास, रोजगार, कौशल जो कार्यक्रम है उनके लिए 3.83 जो लाख करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए। तो ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर हैं उनको जगह दी गई है, उनके लिए एलोकेशन किया गया है। कुछ प्रमुख क्षेत्रवार जो बातें हैं उन पर हम बात करते हैं, जैसे कृषि और किसान जो कल्याण है उनके लिए खास तौर पे यहाँ पर बातें रखी गई हैं। जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना का जो लक्ष्य है वो 100 जिलों में एकीकृत जो कृषि है उसको विकसित करना है। साथ ही फसल के संदर्भ में जो विविधीकरण है, जो संधारणी जो कृषि है, जो सिंचाई है, कटाई के बाद जो बुनियादी ढांचे हैं, कृषि ऋण है, उस तक पहुंच पर खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही जो यूरिया सब्सिडी है उसकी जो कमी है, जैविक कृषि है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो पोषक तत्व हैं उन पर आधारित जो सब्सिडी है उसकी ओर रुख किया गया है। पीएम जो कृषि सिंचाई योजना है उसमें उन्नत सिंचाई और जल संरक्षण के लिए देखें तो लगभग 8,260 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। खाद्य जो प्रसंस्करण है उस क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण उद्योग के लिए और खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी जो उन्नयन, गुणवत्ता है उसमें सुधार और बाजार के लिए संपर्क, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो उद्यम औपचारिकरण है उस योजना के तहत 4.8% की वृद्धि की गई है। ऐसे ग्रामीण रोजगार और आजीविका के सेक्टर में भी बहुत सारे जो बातें हैं वो जोड़ी गई हैं। तो इस तरह के कुछ की फैक्टर्स हैं जिनको आप दे सकते हैं। अब इसी को अगर हम प्रश्न के फॉर्मेट के ऊपर आ जाएं कि कैसे इसका उत्तर लिखें, तो आपके सामने जो प्रश्न हमने दिया था कि केंद्रीय बजट 2025-26 से विकास के जो विभिन्न आयाम हैं उन पर चर्चा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप परिचय में बेसिक चीज़ें दे सकते हैं। संसद में पेश किया गया जो भी आर्थिक सर्वेक्षण है, जो बजट है, उसकी जो मूल बातें हैं वो किस पर आधारित है, किन किन क्षेत्रों को खास तौर पे फोकस किया गया है, प्राथमिकता दी गई है। 2047 के लिए जो भारत के विकसित करने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए किन क्षेत्रों पर बात की गई है, जैसे ग्रामीण विकास की हमने बात की, समावेशी विकास की बात कही गई है। इसके अलावा भारत को स्थिर और समानता और वैश्विक जो आर्थिक महाशक्ति है वो बनाने की बात कही गई है। तो ऐसे जो की पॉइंट्स हैं उनको आप प्रस्तावना में अपने इंट्रो में डाल सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी में देखें तो जो महत्वपूर्ण बजट के कह सकते हैं कि की पॉइंट्स हैं उनको दे सकते हैं। जैसे उच्च आवंटन और विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है, व्यय कितना है, प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसके बारे में क्या बातें कही गई हैं, ग्रामीण जो विकास आवंटन है उसके बारे में क्या चीज़ें कही गई हैं। इसके अलावा भी आप कुछ की पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय आवंटन और जो भी प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में क्या बातें कही गई हैं। मुख्य क्षेत्रीय जो कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरवेंशन किए गए हैं वो किन किन क्षेत्रों में किए गए हैं, तो जैसे कृषि और कल्याण पीएम धन धान्य जो कृषि योजना है जिसके बारे में यहाँ पर हमने आपको बताया उसको कोट कर लीजिए। खाद्य प्रसंस्करण और जो ग्रामीण उद्यम है उसको कोट कर दीजिए। ग्रामीण रोजगार और आजीविका के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं उनको बता दीजिए। इनके की पॉइंट्स डाल दीजिए कि उनमें क्या क्या मूल बातें कही गई हैं। जैसे कृषि और किसान कल्याण पीएम धन धान्य में जिलों के स्तर पे 100 जिलों में ये बातें कही गई हैं। यूरिया सब्सिडी में कमी की बात, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं वो सबका थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर कोट कर दीजिए। फाइनली कंक्लूड कर दीजिए कि बजट 2025-26 में जो भी ग्रामीण विकास, कृषि बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी निवेश के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको इस वर्ष का जो बजट है वो दर्शाता है। उच्च आवंटन का उद्देश्य उत्पादकता, रोजगार सृजन, उद्यमशीलता, सतत जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना है और विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक जो दृष्टिकोण है उसको कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए संरेखित करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बेसिक इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न के जो उत्तर हैं उसके यहाँ पर फ्रेमिंग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मॉडल आंसर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आर्टिकल है जिसके बारे में हमने देखा। दूसरा आर्टिकल देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो पहल है उस पर हम बात करें तो इस पर भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की पहलें हैं उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपसे सीधे प्रश्न पूछ सकता है। अब इसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे देखिए ये जो आर्टिकल है इसमें ये कहा गया कि जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है भारत के रोजगार और जो भी जीडीपी है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
जो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि, एमएसएमई, मत्स्य पालन, आत्मनिर्भरता ऐसे विभिन्न पहलों पर क्या कर रही है, फोकस कर रही है। इसके लिए जो प्रमुख उपाय हैं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे हैं उसको बढ़ावा देना, उपभोग में वृद्धि करना, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना, इसके लिए राजकोषीय जो नीतियां हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। तो ये सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विकास के लिए सरकार की जो राजकोषीय रणनीति है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है वो राजस्व संग्रह और सार्वजनिक जो व्यय है इनमें क्या करना है, ओवरऑल वृद्धि करना है। और वो वृद्धि करते हुए क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी उच्च कर संग्रह है, जो टैक्सेशन की बात कही जा रही है कि अधिक से अधिक टैक्सेशन हो, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो सार्वजनिक जो व्यय है उसको बढ़ावा देने में सक्षम करता है, जो बदले में क्या करता है, भारत जैसी जो भोग संचालित अर्थव्यवस्था है उसमें जो डिमांड है उसको क्या करता है, ये पुश करता है, उसे कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और इस कारण से वो बढ़ जाता है। कराधान और राजस्व के संदर्भ में बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2025-26 के बजट में। सरकार ने 42.70 लाख करोड़ रुपए का जो महत्वाकांक्षी राजस्व संग्रह है ये लक्ष्य रखा है कि इतना हम प्राप्त करेंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक माना जा रहा है, तो ये 11% अधिक माना जा रहा है। प्रत्यक्ष कर संग्रह का जो लक्ष्य है वो कितना है, 25.20 लाख करोड़ रुपए है, आयकर और कारपोरेट जो कर है उससे है। अप्रत्यक्ष जो कर संग्रह है उसका जो लक्ष्य है वो 17.50 लाख करोड़ रुपए है, जो जीएसटी, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से जुड़ा हुआ है। उच्च कर जो राजस्व है उससे सार्वजनिक निवेश के लिए अधिक राजकोषीय जो संभावना है वो भी सुनिश्चित होती है, जिससे सरकार को ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, बुनियादी ढांचे और जो कल्याण कार्यक्रम है उनके लिए अधिक धन आवंटित करने में मदद मिल सकती है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आर्थिक विकास और संबंधित जो भी चुनौतियाँ हैं, जैसे राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है, जो एनएसओ है, भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसका जो अनुमान है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे 2024-25 के लिए 6.4% ये एनएसओ का आंकड़ा है, और उसके बाद आरबीआई का जो आंकड़ा है ये इससे अधिक है, 6.6% है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये आरबीआई का 6.7% है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए बजट में कई सारे उपाय किए गए हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सरकार ने कृषि और जो भी संबंधित क्षेत्र हैं उनके लिए लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। विगत वर्षों की तुलना में देखें तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका उद्देश्य इतना ही है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, बाजार संपर्क में सुधार करना और किसानों के लिए उचित जो मूल्य है वो सुनिश्चित करना है। इससे संबंधित जो प्रमुख पहले हैं उनमें अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण जो पहले हैं वो केसीसी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ऋण के विस्तार की बात कही गई है। इसके अलावा देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है वो इसमें आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि आखिर इस धन धान्य कृषि योजना में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो अपने देश के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त करवाना है, लाभ पहुंचाना है। क्षेत्रीय कृषि जो असमानता है उसको कम करना है, और इसमें निम्न उपज वाले जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर खास तौर पे फोकस किया जाएगा, और उनके लिए कई सारे प्रयास किए जाएंगे, जैसे बेहतर गुणवत्ता वाले जो सीड्स हैं, उर्वरक है, सिंचाई है, वित्तीय सहायता है, फसल के तैयार होने के बाद होने वाली जो भी हानियां हैं उनको रोकने के लिए जो भी फसल या उत्पादन के भंडारण है, उसके रसद है, उससे ट्रांसपोर्टेशन है, उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना है। किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो ये सुनिश्चित करने के लिए बाजार तक उनकी पहुँच को सुलभ बनाना है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन को सही ढंग से वहाँ पर लागू करके उन्हें कम से कम नुकसान हो सके, यानी कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। कपास और दाल मिशन को यहाँ पर लागू करने की बात कही गई है, और 5 वर्षीय जो कपास प्रौद्योगिकी मिशन है और जो 6 वर्षीय दाल मिशन है, इन दोनों को खास तौर पे फोकस किया गया है। यही नहीं, मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही गई है, क्योंकि मत्स्य पालन जो है भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, और जलीय कृषि जो मत्स्य है इसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, दूसरे नंबर पे आता है। और इसके लिए भारत कई सारे प्रयास कर रहा है, जैसे निर्यात रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो ये क्षेत्र है इसके मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के उद्देश्य से विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है SEZ उसका निर्माण किया गया है। मछुआरों के लिए रियायती ऋण और बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। इनमें से अंतर्देशीय और समुद्री जो मत्स्य पालन है उसको भी बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर फोकस किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जो अवसर है
रोजगार के अवसर हैं उनके और अवसरों में वृद्धि की जाए। इसके अलावा भी देखेंगे तो प्रयास किए गए हैं, जैसे एमएसएमई को प्रोत्साहन और व्यापार जो सुगमता है उस पर ध्यान दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, यूरिया उत्पादन में जो आत्मनिर्भरता है उस पर सरकार इस बार खास काम कर रही है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रयास हैं ओवरऑल भारत सरकार इस बार के बजट में कर रही है। सरकार की जो ग्रामीण आर्थिक जो रणनीति है वो कृषि, एमएसएमई, मत्स्य पालन, बुनियादी जो ढांचे हैं, वित्तीय जो सशक्तिकरण है उस पर खास तौर पे फोकस करता है। बजटीय जो सहायता है, ऋण पहुंच है, उसकी जो उत्पादकता है, उसकी वृद्धि का जो उद्देश्य है, आय, रोजगार और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की जो बात है, प्रभावी जो क्रियान्वयन है उससे सतत विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इस बार के बजट के अनुसार ग्रामीण जो भी शहरी जो विभाजन है उसको कम करने का प्रयास किया गया। भारत की 5 ट्रिलियन जो डॉलर है, जो ये बात कही जा रही है कि अब आने वाले समय में उस लक्ष्य को भारत प्राप्त कर लेगा, तो उसके लिए कहीं न कहीं इस बार का जो बजट है उसके सपोर्ट में माना जा सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा देखें तो भारत में जो महिला सशक्तिकरण है उसके लिए भी बजट के स्तर पे पहल किया जा रहा है कि उसकी हम चर्चा करेंगे और उसे देखने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रयास कैसे किया जा रहा है। तो देखिए, एक आर्टिकल दिया गया है। ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बजटीय पहल, ठीक है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जो बजटीय पहल है, ये इसकी जो प्रासंगिकता है इस पर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि महिला जो सशक्तिकरण है ये समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है और इसी कारण से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो लैंगिक समानता है, आप ध्यान दीजिए, जो लैंगिक समानता है, उस लैंगिक समानता और आर्थिक जो भागीदारी है, जो आर्थिक भागीदारी है उस पर ये बेस्ट होगा, क्योंकि ये दोनों जो लक्ष्य हैं ये प्राप्त करना है और इसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं का जो कल्याण है, महिलाओं के जो वेलफेयर हैं, उस उद्देश्य से बजटीय जो प्रावधान है उनमें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत के संदर्भ में देखें तो भारत ने महिलाओं के विकास के लिए कई सारे जो संसाधन हैं उनको प्रभावी रूप से, उनको प्रभावी ढंग से आवंटित करने के लिए जो जीआरबी है, आप इस वर्ड से शायद परिचित हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि लिंग उत्तरदायी जो बजट है उसको लागू करने के लिए क्या किया है, प्रयास किया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि लिंग जो उत्तरदायी बजट है उसको लागू करने का भारत ने प्रयास किया है और ये प्रयास करने के पीछे उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक महिलाओं का विकास किया जा सके। इसके अलावा देखिए, भारत में जो जेंडर बजटिंग है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जेंडर बजटिंग की थोड़ा सा हम बात करेंगे और इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जेंडर बजटिंग भारत जो ला रहा है, जो अपने बजट में एक तरह से जेंडर बजटिंग का जो प्रावधान है वो किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा लगातार पिछले वर्षों से, यानी पिछले 1, 2, 3 जो लगातार आ रहे हैं बजट, उसमें ध्यान दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि भारत में 2005-6 से एक तरह से जेंडर बजटिंग की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। जेंडर बजटिंग महिलाओं पर सरकारी बजट का जो प्रभाव है उस प्रभाव के आकलन करने और लैंगिक जो समानता है वो सुनिश्चित करने के लिए एक कह सकते हैं विश्लेषणात्मक उपकरण का काम करता है। ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो भी लैंगिक स्तर पे असमानता है उसको दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय योजना बनाने, आवंटन करने, लेखा परीक्षण पर खास तौर पे ये फोकस्ड होता है। जेंडर जो बजटिंग है उसके उद्देश्यों में देखें तो जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं, महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देना, उनकी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, सामाजिक कल्याण है, इन योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंच के स्तर पे उपलब्ध कराना, कार्यबल की जो भागीदारी है, वेतन में लैंगिक जो अंतर है उसको कम करना, नीतियों में जो लिंग के आधार पर अभी भी पहुंच के स्तर पे कमी है, इन सभी जो समस्या है इन पर फोकस किया जाता है। अब बात करें जो महिला सशक्तिकरण है उसके लिए प्रमुख जो बजटीय पहल है, तो इसमें देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, इसके अलावा देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो मातृवंदन योजना है, महिला शक्ति केंद्र है, मिशन शक्ति है, वन स्टॉप जो
सेंटर है, कामकाजी महिला छात्रावास योजना है, राष्ट्रीय क्रेच योजना है, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन देना है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। जेंडर बजटिंग के जो प्रभाव हैं, उन प्रभावों की अगर हम बात करें तो महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि हुई है। इस कारण से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम देखने को मिले हैं। कैसे देखने को मिले हैं? तो आप अलग अलग जो योजनाएं चल रहे हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना है, मातृबंधन योजना है, इनके प्रभाव के कारण देखें तो मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। उन्नत वित्तीय समावेशन देखने को मिला है, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम जो है उनके तहत ऋण सहायता द्वारा समर्थित जो सपोर्टेड महिलाएं हैं, उनके नेतृत्व वाले जो उद्यम है उनमें तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। लिंग आधारित जो हिंसा की समस्या देखने को मिल रही है, तो इस तरह के जेंडर बस्टिंग के कारण वो समस्या कम हुई है, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन जैसी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं ने जो विमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थागत और एक तंत्र को स्थापित किया है, मजबूत किया है। इन सभी प्रभावों के बावजूद कई सारी चुनौतियां अभी भी बनी हैं। जैसे देखिए, जेंडर बस्टिंग से जो प्रमुख चुनौतियां हैं, अपर्याप्त जो आवंटन है, ये एक बड़ा चैलेंज है। जितना आवंटन होना चाहिए उतना आवंटन हो नहीं पाता है। अभी भी अवेयरनेस का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में के साथ देखें तो शहरी महिलाएं भी उपलब्ध योजनाओं के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं होती हैं। खराब निगरानी और मूल्यांकन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि क्रियान्वयन के स्तर पर देखें, जवाबदेहिता के स्तर पर देखें तो अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। सामाजिक जो बाधाएं हैं, प्रतिशतात्मक होने के मानदंड अभी भी निर्णय लेने में महिलाओं को कहीं ना कहीं रोकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। भविष्य क्या हो सकता है? तो इसका जो समाधान है वो यही हो सकता है कि बजटीय आवंटन में और वृद्धि की जाए, संस्थागत ढांचे को और मजबूत किया जाए, क्षमता निर्माण की जागरूकता और महिलाओं की जो भागीदारी है उसको प्रोत्साहित किया जाए। तभी इस तरह के जो जेंडर बस्टिंग के सामने जो चैलेंजेस है उसका समाधान किया जा सकता है। और समावेशी और जो सतत विकास है, उसके लिए जो भी महिला सशक्तिकरण है, उसके लिए जो बजटीय पहल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि इस दिशा में अगर हम बात करेंगे तो जो भी अपने देश में स्थिति है उसमें महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है, लेकिन अब भी जो लैंगिक अंतर है उसको पाटने के लिए जो संसाधन आवंटन है उसमें वृद्धि, प्रभावी और क्रियान्वयन के स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता आज भी देखने को मिलती है। नीतिगत स्तर पर देखें, पॉलिसी के स्तर पर देखें तो अभी भी जो भी पॉलिसी है उसमें सुधारों के स्तर पर वित्तीय जो सहायता है उस वित्तीय सहायता के साथ जोड़कर एक व्यापक जो दृष्टिकोण है वो सुनिश्चित करना होगा। और भारत की जो सामाजिक आर्थिक प्रगति है उसमें महिलाओं की जो समान भूमिका है वो सुनिश्चित करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आधारित जैसे प्रश्न की बात करें कि प्रश्न को कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि जो भी भारत में महिला सशक्तिकरण है उनके लिए जो बजटीय पहल है उनके बारे में बेसिक आप बता सकते हैं। भारत में जो लिंग बजट है इसके बारे में बता सकते हैं, कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या होता है, लिंग बजट के आखिर फाइनली उद्देश्य क्या होते हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं, जो उद्देश्य है उनको बता देंगे। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रमुख बजटीय पहले संचालित की गई हैं उनके बारे में दे देंगे। जेंडर बस्टिंग के जो प्रभाव हैं उनको आप बता दीजिए कि महिला कार्यबल में भागीदारी में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ, वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई, लिंग आधारित जो हिंसा है उसमें कमी हुई। तो इस तरह की जितनी बातें हैं उनको आप बता सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो उत्तर है वो पहुँच जाएगा। वहाँ पर चुनौतियाँ जो हैं उनको मेंशन कर दीजिए, इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है वो थोड़ा सा बता दीजिए, और कंक्लूड कर दीजिए कि आखिर ओवरऑल स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। तो ये आपका जो पूरा उत्तर है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। एक और आर्टिकल है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा और जो बुनियादी ढांचा है उसके संदर्भ में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसकी पहुंच को मजबूत करने को लेकर ये पूरी बातें की गई हैं, क्योंकि केंद्रीय बजट 2025-26 है। इस केंद्रीय बजट में चिकित्सा, शिक्षा, देखभाल, डिजिटल जो स्वास्थ्य पहल है, चिकित्सा जो पर्यटन है, ऐसे अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन पर खास तौर पे ध्यान देते हुए उसके लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं। और उसके साथ ही जो भी स्वास्थ्य सेवा है उस तक पहुंच और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो सरकार है वो प्रतिबद्ध दिखी है, ये इस बजट में आपको देखने को मिलेगा। और इसके संदर्भ में कई सारे प्रमुख बजटीय आवंटन देखने को मिले हैं। जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में जो बजट
एलोकेट होता था उसमें वृद्धि देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें देखें तो एक बड़े स्तर पे वृद्धि देखने को मिली है। यही नहीं, चिकित्सा शिक्षा में भी विस्तार किया गया है। कैंसर देखभाल और डे केयर जो कैंसर केंद्र हैं उन पर बात की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आयुष्मान भारत पहल पर खास तौर पे फोकस किया गया है। आयुष्मान जो आरोग्य मंदिर हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इन सभी प्रोग्राम्स, स्कीम या इस तरह की जो भी योजनाएं हैं, इन पर कहीं ना कहीं जो फंड है वो बढ़ाकर रखा गया है। यही नहीं, देखेंगे तो चिकित्सा पर्यटन और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा जो केंद्र है इस पर भी खास तौर पे फोकस किया गया है। गिग और प्लेटफॉर्म जो श्रमिक है उनके लिए सामाजिक जो सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी है, उसको विशेष तौर पे जो ई श्रम पोर्टल है उस पर पंजीकरण के साथ जो भी चिकित्सा सुरक्षा है वो प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन जो आरोग्य योजना है उसके साथ स्वास्थ्य कवरेज जो है वो प्रदान किया जा रहा है। जीवन रक्षक दवाओं के बारे में उनके लिए सीमा शुल्क जो छूट है वो दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो बजट का जो महत्व है और जो निहितार्थ है उसको आप देख सकते हैं। जैसे डॉक्टरों की जो कमी है वो अब इस बार दूर हो सकती है। भारत में जो भी चिकित्सा शिक्षा ढांचे हैं उनकी मजबूती अब देखने को मिल सकती है। कैंसर की देखभाल की जो सुलभता है वो पहले से और बढ़ जाएगी। मेट्रो जो अस्पताल हैं उनका जो बोझ है वो अब कम होगा। डिजिटल जो स्वास्थ्य अवसंरचना है उसको मजबूत करने से रोगियों के रिकॉर्ड और निदान में कोई बाधा नहीं आएगी। इससे चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विदेशी मुद्रा आय और स्वास्थ्य जो देखभाल है वो निवेश में वृद्धि होगी। ये गिग जो श्रमिक हैं, जो वंचित मरीज हैं, उनके साथ आप देखेंगे तो कमजोर समूहों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से इसके बारे में बेसिक तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि 2025-26 का जो बजट है ये समग्र जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस दृष्टिकोण से देखें तो इन सभी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है इस बार के बजट 2025-26 में, जिसमें बुनियादी ढांचे, उसके विस्तार, चिकित्सा जो शिक्षा है, डिजिटल जो परिवर्तन है, वित्तीय समावेशन है, उसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये पहले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों के साथ पहले संरेखित है। भारत के एक लचीले और समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए दीर्घकालिक जो दृष्टिकोण है उसको ये कहीं ना कहीं मजबूत दिखती है। तो ये स्पष्ट तौर पे आप कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट है उसका जो दृष्टिकोण है वो समग्र स्वास्थ्य सेवा को ध्यान में रखते हुए। तो इस कारण से ये भी आर्टिकल बड़ा ही महत्वपूर्ण था। अब आज का जो एपिसोड है, आज की जो मैगजीन थी, इसमें जो भी प्रमुख आर्टिकल्स थे उन पर हमने बात की और उन्हें कंक्लूड करने का प्रयास किया। जो महत्वपूर्ण समरी थी वो मैंने आपको दे दी, वो क्वेश्चन फॉर्म में दे दी कि अगर आप क्वेश्चन अगर इस पर बेस्ड आते हैं, और वो आते ही हैं, योजना कुरुक्षेत्र पर आधारित आपके जो मेंस एग्जाम है अलग अलग, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा आयोजित हो या फिर आपका संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित हो, वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनके उत्तर भी आप लिख सकते हैं। उनकी मैंने फ्रेमिंग आपको बता दी, जो भी कैसे उसको समराइज कर सकते हैं, और उसके बाद आपका एनालिसिस करके हमने दिखा दिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इस सीरीज के अगले एपिसोड में एक अन्य मैगजीन के जो भी प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा के लिए फिर आपके से रूबरू होंगे। तो आज इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए मैगजीन के साथ मिलते हैं। तो धन्यवाद।